चलिए डॉक्टर साहब फिर से स्टार्ट करते हैं, उसी से आगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे। अब यहाँ से बेटा ये वाला लेक्चर जो है बड़ा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इसी पोर्शन से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ आपको यूनिट सेल बना के देखी बताई थी। ये हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है, ये हमारे पास फेस सेंटर्ड है, ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है। तीन हो गई, सिंपल हो गई, फेस सेंटर्ड हो गई, बॉडी सेंटर्ड हो गई, एक और होती है इन सेंटर्ड। पहले आप इन तीन को समझिए, फिर उसके आगे बात करते हैं। तो इनको आप बहुत ज़्यादा जो है इनको समझने की कोशिश ना करें। जो सिंपल है, जो फेस सेंटर्ड है, और जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है, बहुत ज़्यादा इसके स्ट्रक्चर के चक्कर में ना पड़े कि अब बनाना है या बहुत तमाशा करना है, उसके चक्कर में ना पड़े। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से लिखें तब, ताकि आपके सवाल अच्छे से लग जाएं। तो हमारे पास अगर पूछा सिंपल क्या है, तो आप कहोगे कि जो क्यूब है उसके 8 कोनों पे जो है पार्टिकल है, 8 पार्टिकल है। ठीक है, अगर आपकी बात की जाए फेस सेंटर्ड की, तो आप ये कहोगे सारे जो हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं उन पे तो 8 पार्टिकल होंगे ही होंगे, साथ में जो 6 फेस हैं, 6 फेस हमने बताए थे ना वो कैसे होते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास देखिए एक फेस ये इधर आगे की तरफ होगा, एक इसके पीछे होगा, 2 हो गए, एक ऊपर एक नीचे 4 हो गए, एक इधर और एक इधर, 6 फेसेस हो गए ना। 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेसेस होते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो उसमें 6 फेसेस आ गए, तो हमारे पास 6 के 6 फेसेस पे एक एक पार्टिकल होगा, तो वो फेस सेंटर्ड हो जाएगा। बॉडी सेंटर्ड पूछा जाए क्या होगा, तो हर कॉर्नर पे मतलब 8 कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल और प्लस एक पार्टिकल जो होगा बीचों बीच बॉडी के अंदर रखा होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब इसमें हम कुछ चीजें बताएंगे, आपको बस इतना ही जानना है। आपसे पूछा जाए कि फेस सेंटर्ड क्या होता है, सिंपल क्या होता है, या प्रिमिटिव सेल क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा। बस एक लाइन में बताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। हम फिर बार बार कह रहे हैं, अगर सॉलिड स्टेट को आपने 11 12th की तरह पढ़ाना, 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये सॉलिड स्टेट, तो फिर आपका नीट में सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आपने पढ़ा, तो नीट में सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहले वाले पास हमारे पास कौन सी होती है, सिंपल सेल, या उसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव। यहां से लिखना चालू करेंगे, ठीक है। और जैसे हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जो है उसमें क्या करेंगे बेटा, उसको नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में सवाल लगाना है। आपके पास फॉर्मूले जितने लिमिटेड हो और जितने अच्छे से हो उतना ही आपके लिए बेहतर है। दूसरी हमारे पास होता है फेस सेंटर्ड, ठीक है। और थर्ड को हम इधर लिखे दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसमें आपको रेडियस निकालनी होगी, अच्छा रेडियस किसकी निकालनी होती है बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन पार्टिकल, जो स्फेरिकल पार्टिकल हम इसमें अरेंज करेंगे उसकी रेडियस निकालनी होती है। तो जो पार्टिकल होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो एक पार्टिकल अगर ऐसे रखा जाएगा और एक पार्टिकल ऐसे रखा जाएगा, देखो ये 2 पार्टिकल हुए। क्लियर नहीं क्लियर? अब एक बात को समझना, यहां पर जब हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस किसके टर्म में निकालेंगे भाई, रेडियस तो मालूम नहीं है 1 मीटर 2 मीटर 100 मीटर कितनी है। अगर हमको जो है उसमें नंबर मालूम होते तो हम निकाल लेते, बट अगर हम यहां पर ये देखें कि रेडियस निकालना है तो उसको एज लेंथ के टर्म में निकालेंगे। देखो ये एज जो होती है ये ए है, एक स्क्वायर बना है तो एज कितनी है, ए है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, यहां से ये सेंटर्ड है। अच्छा इसको थोड़ा सा जो है गड़बड़ बना है, गड़बड़ ये बना है कि इस तरीके से बनाएंगे तो इसका सेंटर ये आना चाहिए, जो ये है ये इस वाले गोले का सेंटर है, और जो ये वाला है वो इस वाले स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। अगर इनको आपस में आप मिला देंगे तो यहां से यहां तक इसकी रेडियस r हुई और इसकी रेडियस r हुई, इन दोनों को जोड़ो तो ये 2r हुआ, और 2r किसके बराबर है, a के बराबर। तो यहां से अगर इसकी हम रेडियस निकालेंगे तो बेटा रेडियस जो होगी वो a/2 आ जाएगी। ध्यान देना, सिंपल वाला जो हमारे पास सेल है या प्रिमिटिव वाला सेल है उसमें रेडियस जो होती है वो a/2 होती है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा फेस सेंटर्ड की अगर हम लोग बात करें, जो फेस सेंटर्ड में होते हैं, देखो एक पार्टिकल तो यहां कहीं पर रखा होगा, एक पार्टिकल यहां कहीं पर रखा होगा, और एक उसके बीच में फेस में होगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां से यहां तक देखो ये सेंटर है, ये इस वाले स्फीयर का सेंटर है, ये इस वाले स्फीयर का सेंटर है। यहां से यहां तक देखो आर होता है, और यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये इसका डायामीटर होता है। मतलब ये किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। सिंपल मैथ आप लोगों को आती है और ये r के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ के देखोगे तो ये r 2r और 3r मतलब 4r हो जाएगा, 4r
इज इक्वल टू, अब एक बात बताओ, ये हमारे पास जो ये पूरी लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी? अगर आप लोगों को सिंपल मैथमेटिक मालूम है, ये a है और ये a है, तो ये √2a नहीं हो जाएगा? ये हमारे पास, अगर आपको फार्मूला हो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद रहेगा ये, हालांकि फिर बता रहे हैं आपको ये सब याद करने की, ये जो बना रहे हैं ये तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आप लोगों को याद रह जाए तो ठीक है, बट आप सिर्फ फार्मूला याद करें। आपको अगर पूछा जाए सिंपल प्रिमिटिव, जो हमारे पास प्रिमिटिव सेल है उसकी रेडियस क्या होगी? r = a/2 होगी। अगर आपसे पूछा जाए फेस सेंटर्ड में क्या होगा, तो आप इस तरीके से बोलोगे r = √2/4a, ठीक है? या इसको तुम इस तरीके से कह सकते हो, चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पर √2/a। अगर इसको कैंसिल करना चाहते हो तो 2 × 2 कर सकते हो और उसको 2 को √2। अच्छा, सवाल अगर एग्जाम में बन गया तो आप लोग क्या करोगे? कहोगे मैथमेटिक्स तो हमें आती नहीं है। अगर आपसे कहा जाए √2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। √2/4 को कैसे लिख सकते हैं? तो अगर हम 4 को चाहें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 करके, 2 × 2 करके। और आप एक बात और जानते हैं, अगर कोई भी हमारे पास नंबर है तो वो रूट, मतलब जो भी नंबर है उसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। जैसे 2 को तोड़ना है तो √2 × √2 कर सकते हैं, 3 को तोड़ना है तो √3 × 3 √3 में तोड़ा जा सकता है। किसी भी नंबर को आप उसके रूट के पार्ट में तोड़ सकते हैं, कोई भी नंबर आपके पास कोई भी हो, XYZ कोई भी आप ले लीजिए और उसको चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको 5 को रूट में तोड़ना है तो वो 5 जो है वो √5 × √5 हो जाएगा। 3 को तोड़ना है तो वो √3 × √3 में तोड़ा जा सकता है, इसको भी तोड़ सकते हो। तो यहां पर इस वाले 2 को अगर हम तोड़ दें तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं √2 × √2, और इस √2 से ये √2 कैंसिल हो जाता है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, यहां पर एक चीज और आ सकती है, a/√2 × 2, या इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। तो ये भी अगर आपके पास कहीं रेडियस आ जाए तो ये भी सही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये सही नहीं है, ये भी रेडियस सही है और हमारे पास ये वाली भी रेडियस सही है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, बॉडी सेंटर्ड में रेडियस कैसे निकालते हैं? देखो, सॉरी, बॉडी सेंटर में कैसे निकालते हैं? देखो, बॉडी सेंटर में जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये हमारे पास ये, ठीक है? तो जो हमारे पास डायगोनल होते हैं दो तरीके के होते हैं, ध्यान देना, जो डायगोनल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक फेस सेंटर्ड वाले होते हैं, देखो ये एक, ये यहां से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये चलो इस साइड से दिखेगा, कागज इधर ना हो, इधर दिखेगा, ठीक है? ये फेस सेंटर्ड का डायगोनल है। देखो ये हमारे पास, ये हमारे पास ये जो यहां से ये मिला है, ये फेस सेंटर का डायगोनल है। एक पार्टिकल यहां कहीं पे रखा होगा फेस सेंटर में, ए बीचों बीच में रखा होगा, और ये वाला पार्टिकल कहां है? फेस में। लेकिन जो बॉडी डायगोनल होगा वो इसके अंदर रखा होगा पार्टिकल ना, वो इस वाली, देखो ध्यान देना, यहां से अगर दिख रहा हो, इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक। अब इमेजिन करो इसके अंदर से होता हुआ जाएगा, बॉडी के अंदर से ये वाला कॉर्नर इस वाले कॉर्नर तक आएगा, तो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसमें कैसे लिखते हैं? देखो, बनाना तो हमको वैसे ही पड़ेगा। देखो, एक यहां पे हो जाएगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पर होगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो 3 पार्टिकल तो हमको लेने ही लेने पड़ेंगे। यहां से यहां तक r हो जाएगा, यहां से यहां तक 2r हो जाएगा, और यहां से यहां तक भी क्या होता है डॉक्टर साहब? r ही होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 4r ही होगा। लेकिन यहां पर जो बच्चे थोड़ा बहुत मैथमेटिक टूल्स जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो याद कर लें, जो हमारे पास फेस सेंटर्ड है, ध्यान देना, जो फेस सेंटर्ड है, ध्यान देना, जो फेस सेंटर्ड है उसका जो हमारे पास ये हमारे पास जो ये होता है डायगोनल होता है, उसकी वैल्यू आती है √2a। और जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड वाला जो डायगोनल होता है, वो वाला डायगोनल जो होता है, उसकी जो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो √3a आती है। क्या आती है बेटा? √3a। ठीक है, फेस सेंटर में कितनी आती है? √2a, इसमें आती है √3a। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को याद करना हो एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ अब ये स्ट्रक्चर अगर आप नहीं भी याद कर रहे हैं तब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास, देखो हम इसलिए इसको मिटाए दे रहे हैं यहां से, इन स्ट्रक्चर्स को हम यहां से मिटाए दे रहे हैं ताकि आप लोड न लें। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम यहां से मिटाए दे रहे हैं ताकि आप लोड न लें और सिर्फ जो हम बताना चाह रहे हैं, फोकस कराना चाह रहे हैं, उन पे रहे। अगर पूछा जाए सिंपल और प्रिमिटिव सेल में जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं उनकी रेडियस कितनी होती है, तो कहोगे r = a/2 या सीधे सीधे 2r = a कहोगे। अब दिमाग में आपके चल गया है ना, इसमें क्या होगा? फेस सेंटर में 4r =
√2a, और बॉडी सेंटर में क्या होगा 4r इज इक्वल टू √3a। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या अगर r निकालना चाहते हो तो ये हमारे पास √3/4a आ जाएगा। बेटा ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, अभी आपके काफी काम आएंगे, ये जितने सवाल लगाओगे तो इसमें काफी काम आएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, आपको तीनों की रेडियस मालूम चल गई। प्रिमिटिव की रेडियस r इज इक्वल टू a/2, फेस सेंटर्ड की r इज इक्वल टू √2/4a हो जाएगा, और हमारे पास इसकी अगर पूछा जाए बॉडी सेंटर्ड की तो r इज इक्वल टू √3/4a। ये a है, 9 ना समझ लेना, ये a है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, वो होती है पार्टिसिपेशन। पार्टिकल का पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक है? मतलब समझना, प्रिमिटिव सेल में ध्यान देना, प्रिमिटिव सेल में ध्यान देना, प्रिमिटिव सेल फिर हम इधर बनाए दे रहे हैं, एक सेल इधर बनाए दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा इमेजिनेशन आपका जाग जाए तो आपका काम बन जाएगा। प्रिमिटिव सेल की बात कर रहे हैं, ये नोट कर लिया कहीं पर, इसको नोट कर लिया, रेडियस नोट कर लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस देके नोट करिएगा ताकि जेड भी इसी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखो दरबार, ठीक, ये हमारे पास सिंपल और प्रिमिटिव हो गया, ये फेस सेंटर्ड हो गया, ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड हो गया। क्लियर? अच्छा, यहां पर देखो, अब पार्टिसिपेशन की बात करने जा रहे हैं कि एक प्रिमिटिव सेल में वैसे तो 8 पार्टिकल हैं, प्रिमिटिव सेल में 8 पार्टिकल होते हैं। देखो, हर कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल होता है। अभी हम बताया ना आपको, प्रिमिटिव सेल में 8 पार्टिकल होते हैं, तो एक पार्टिकल यहां पे हुआ, एक पार्टिकल यहां पर हुआ, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कुल मिला के 8 पार्टिकल हो गए। ऐसे तो आपको दिख रहा है कि इसमें 8 पार्टिकल हैं, 8 कॉर्नर हैं, 8 पार्टिकल हो गए, लेकिन इसका पार्टिसिपेशन मतलब z कितना होगा? z का मतलब कितना पार्ट जो है, कितना पार्ट एक पार्टिकल का, कितना पोर्शन जो होता है इस क्यूब में आ रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर तुम इसमें देखोगे किसी भी एक जो है पार्टिकल को उठा के देखो, मान लिया इसको उठा के देख रहे हो, देखो यहां से सिर्फ इतना पोर्शन जो ये दिख रहा है, ये जिसको हम कलर कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही तो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है, बाकी वाला तो बाहर जा रहा है। यहां पर देखो, यहां पर भी सिर्फ इतना ही तो पोर्शन आ रहा है इस क्यूब के अंदर, बाकी तो ये रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो ये वाला है जिसमें हम ये लाइन बना रहे हैं वो तो बाहर की तरफ है ना, ये भी तो क्यूब से बाहर है। तो आपसे पूछा ये जाए कि हमारे पास कितने पार्टिकल जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने पार्टिकल? देखने में तो 8 लग रहे हैं, लेकिन वो 8 है नहीं। हर एक पार्टिकल जो होता है वो अपने पोर्शन का 1/8 ही पार्टिसिपेट कर रहा है रिंग में, उसमें क्या बोलते हैं, क्रिस्टल में, लैटिस में। इस जो क्यूब बनी है इसमें हर एक पार्टिकल अपना 1/8 पार्ट ही जो है इसमें दे रहा है, सिर्फ पार्टिसिपेट करा रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? और यहां पर ऐसे कितने पार्टिकल हैं? 8 पार्टिकल। तो एक पार्टिकल अगर 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा है तो 8 पार्टिकल कितना पार्टिसिपेट करेंगे? 1। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1 पार्टिकल जो है, अगर पूछा जाए सिंपल क्यूब में अगर पूछा जाए, सिंपल या प्रिमिटिव सेल में जो होता है वो कितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन पूछा जा रहा है, उसका कितना है? तो टोटल 8। ठीक है, कितना पार्ट उसका पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोलते हैं z, और वो क्या होता है बेटा? 1/8 इंटू 8 इंटू 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल सिर्फ अपना 1/8 हिस्सा जो है इस जो है क्यूब को दे रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका वो क्यूब में नहीं जा रहा। 7/8 पार्ट जो है वो क्यूब से बाहर है। क्लियर नहीं क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यही बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ये फिर बाद में हम कह रहे हैं इसको इमेजिन करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आपको याद क्या करना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आपको ये याद करना है कि इसका पार्टिसिपेशन जो होता है 1/8 होता है, और 8 पार्टिकल है तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा टोटल। अच्छा, फेस सेंटर में देखा जाए तो फेस सेंटर्ड में जो कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे वो तो 8 होंगे ही होंगे। फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पे तो 8 होते ही होते हैं। ठीक है, कॉर्नर पे 8 होते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन जो होता है कॉर्नर वाले का कितना होता है? ये सी कॉर्नर वालों का हो गया। ठीक है, कितना होता है पार्टिसिपेशन? 1/8 होता है, और हर कॉर्नर पे होगा तो मतलब 8 कॉर्नर है, तो कॉर्नर के लिए जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। ठीक, लेकिन फेस पे भी तो इसमें पार्टिकल होते हैं, फेस पे भी तो पार्टिकल होते हैं। तो फेस पे पार्टिकल कैसे हम आपको समझाएं? देखो, फेस पे जो पार्टिकल लगे होते हैं वो इस तरीके से लगे होते हैं, कुछ हमको यहाँ पे आसपास अपने दिख भी नहीं रहा है ऐसा कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए, कुछ ऐसा समझाते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए।
चलो ये देखो, ये एक एनसीईआरटी की एक पेज फटा हुआ है, बुरा मत मानिएगा क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही प्रिय होती है, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो जो पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल होता है, चलो एनसीईआरटी का पेज ना फाड़ें, कुछ और ले लें, चलो इसका ले लेते हैं, ये हमारे पास ये यही वाला है। देखो ये हमारे पास है, ठीक है। जो पार्टिकल होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। जो पार्टिकल होगा वो इसके फेस में होगा ना, ऐसे, तो वो फेस में ऐसे धसा हुआ होता है। देखो ये हमारे पास पूरी चौक दिख रही है आपको इस तरीके से। अब जब ये फेस के अंदर जाएगी, इस फेस में अंदर जाएगी पार्टिसिपेट करने, तो ये आधा अंदर होता है और आधा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो आधी चौक जो है अंदर की तरफ चली गई और आधी चौक आपको बाहर की तरफ दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है। तो एक पार्टिकल का कितना पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहा है फेस सेंटर्ड में? आधा, 1/2। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई है? आई थिंक सो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सिंपल सेल में एक पार्टिकल का कितना पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको 1/8, ठीक है। अगर पूछा जाए फेस सेंटर्ड में कितना, फेस सेंटर्ड में जो पार्टिकल है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको 1/2। तो यहां से अगर आप z की वैल्यू फेस सेंटर्ड के लिए निकालोगे तो 1/2, और फेस है कितने डॉक्टर साहब? 6 होते हैं ना, तो 6 होते हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ? 3। तो टोटल z की वैल्यू जो आई फेस सेंटर्ड के लिए, टोटल z की वैल्यू जो आई तो वो 1 + 3 आएगी। ये हमारे पास कॉर्नर वाली होती है, और ये हमारे पास कौन सी होगी बेटा? ये हमारे पास कॉर्नर वाली, और ये हमारे पास कौन सी होगी? फेस वाली। क्लियर नहीं क्लियर? बात को समझे रहे ना? ये फार्मूला आपका ये बना जाके, टोटल कॉर्नर के लिए कितना आया? 1 पार्टिसिपेशन, और फेस के लिए कितना आया? 3। अच्छा, बॉडी के लिए आप देखोगे तो बॉडी के लिए तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पे जो है पार्टिकल रखे होंगे, उसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। 1/8 × 8 करेंगे तो 1 तो आएगी। तो और दूसरे वाले के लिए जो आएगी, क्योंकि बॉडी सेंटर में पूरा का पूरा पार्टिकल उसके अंदर होता है, पूरा पार्टिसिपेशन एक पार्टिकल का होता है, ठीक है। हम बता चुके हैं पूरा एक पार्टिकल रखा होता है, तो इसकी वैल्यू जो आती है 1 + 1, मतलब ये वाली जो आएगी कॉर्नर वाली आती है, ये हमारी ऐसे निकालते हैं, 1/8 करके निकालते हैं। और जो बॉडी वाली होती है बेटा, वो तो एक होती ही होती है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, अब देखो पूरी चीज को समराइज करते हैं, पूरी चीज को समराइज करते हैं, और समराइज करके आपको लिख के देते हैं। देखो यहां पर पूरी चीज को समराइज करते हैं और समराइज करके लिख के देते हैं आपको चीजों को। अगर आपको अभी तक ये सब न समझ में आया हो कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, क्या बनना है, ये गोले बनाए हैं, इसे कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें तो जरूर याद रखिएगा, और उससे आपका 110% सवाल बन जाएगा अगर इस टॉपिक पे आया, ठीक है। अगर सिंपल में रेडियस पूछी जाए तो r = √2, r क्या था इसमें सिंपल वाले में? 2r = a/2 हुआ करता था, a/2। रेडियस पूछी जाए तो उसकी a/2 आ जाएगी। अच्छा, इसमें z की वैल्यू पूछी जाए तो आप कहोगे 1। क्लियर नहीं क्लियर? पार्टिसिपेशन ऑफ द पार्टिकल पूछा जाए तो 1 आ जाएगा, ठीक। इतना याद करना है। फेस सेंटर्ड में अगर रेडियस पूछा जाए तो r = क्या था? √2/4a हुआ करती थी। अच्छा, इसमें z की वैल्यू क्या आती थी? कहोगे 1 + 3, ये सेंटर्ड वाली और ये फेस वाली, ऐसे याद करेंगे। क्लियर? और बॉडी सेंटर्ड में आ जाएंगे तो इसकी वैल्यू r = √3/4 आती थी, 4a, ये a है, a आती थी। और z की वैल्यू जो इसमें आती है बेटा, वो 1 + 1 आती है, ये सेंटर्ड वाली आती है, और ये कॉर्नर वाली आती है, और ये हमारे पास बॉडी सेंटर की आती है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये इतना फार्मूला तो आपको ये वाले याद कर लिए, जितना हमने समझाया ये उसका अभी तक का निचोड़ था। इसको याद कर लें, काम बन जाएगा आपका, सवाल बन जाएंगे, ठीक है। नई बात पल्ले पड़ी, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ सवाल आपको कराते हैं, इसमें इसको मिटा रहे हैं, कुछ सवाल आपको कराते हैं। पहला सवाल आप लिखिए, लिखिए बेटा। देखा, हमने कहा था जहां पे सवाल आएंगे वहां पे हम सवाल कराएंगे, ठीक है। पहला सवाल लिखिए, लिखिए। इफ एटम A ऑक्यूपाई फेस सेंटर्ड एंड एटम B ऑक्यूपाई कॉर्नर्स, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। वो कह रहा है कि A हमारे पास जो है वो फेस सेंटर्ड में, और B जो है वो हमारे पास कॉर्नर पे है, ठीक है। तो हमको फार्मूला बना के बताइए कि इसका क्या फार्मूला बनेगा। तो आपको ये चीज मालूम है, आपको ये चीज मालूम है कि फेस सेंटर्ड, देखो फेस सेंटर्ड उसने बोल दिया,
तो यहां पर जो z की वैल्यू होती है वो 1+3 होती है। 1 कॉर्नर के लिए होता है और ये किसके लिए होता है बेटा, फेस के लिए होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, फेस पे क्या रखा हुआ है बेटा, a, तो a के लिए क्या हो जाएगा 3, और कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है b, तो b के लिए क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर फार्मूला जो बनेगा a3b बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। क्लियर नहीं क्लियर? आपको बात समझ में आ रही होगी। देखो फेस के लिए, फेस पे क्या रखा हुआ है a, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आएगी 3, तो वो a3 हो गया। और b कहां रखा है, कॉर्नर पे, तो उसके लिए वैल्यू आएगी 1। क्लियर? अच्छा, दूसरा सवाल देखिए, लिखिए। देखो, इफ एटम ए ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर एंड एटम बी ऑक्यूपाई ईच बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, ईच बॉडी सेंटर, ईच क्या, ऐसे लिखो बॉडी सेंटर, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास कोई, देखो अब उसमें आपको जो सवाल बताएगा ना, तो आपको दूसरा पार्टिकल जो होगा वो बॉडी सेंटर पर रखा तो टाइप बॉडी सेंटर का हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल फेस पे रखा हुआ है तो फेस सेंटर पे होगा। क्लियर नहीं क्लियर? अब ए को उसने कॉर्नर पे रखा है और बी को उसने कहा है कि हमने जो बी है उसको हमने बॉडी सेंटर रखा हुआ है। क्लियर नहीं क्लियर? तो आपको मालूम है z की वैल्यू जो होती है वो 1+1 होती है, कॉर्नर के लिए भी वही होती है और बॉडी के लिए वही होती है। तो अगर देखा जाए a के लिए क्या होगा, a1 हो जाएगा, और b के लिए क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा। और आपको मालूम है फार्मूले में 1 1 तो लिखते नहीं, तो ये हमारे पास ab फार्मूला इसका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। चलें और सवाल करें इस पे। बेटा इसके रेडियस पे भी सवाल आते हैं। आपको पूछा जाएगा फेस सेंटर्ड है, उसकी रेडियस कितनी होगी, एज लेंथ दे देगा, एज लेंथ दे देगा, वो आपसे ये कहेगा। अच्छा, 2-3 सवाल इस पे कराते हैं, फिर उस पे कराते हैं। फिर एक और सवाल लिखिए बेटा, लिखो, इफ ईच कॉर्नर हैज 1 एटम एंड ईच बॉडी डायगोनल हैज 2 एटम, body diagonal has 2 atom, then total number of atom in one unit cell will be, then total number of atom in one unit cell will be। ठीक है, तो वो हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास जो होता है, ये सवाल थोड़ा अलग से इसलिए करा दे रहे हैं, हमारे पास ए को जो है उन्होंने रखा है कॉर्नर पे। ठीक है, अगर कॉर्नर पे रखा है तो इसके लिए यहां पर जो पार्टिसिपेशन होगा वो z की वैल्यू 1 ही आएगी। उसने सवाल में लास्ट में क्या पूछा, जरा ये समझो कि एटम्स इन टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। ध्यान देना, इसमें हमने जो बताया था, आप इसमें टोटल नंबर 8 नहीं कहेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि इसमें 1/8 इंटू 8 एटम है। ध्यान देना, एक यूनिट सेल में कितने एटम है ये हमको बताना पड़ेगा, जितने उसके अंदर है ना। अब ये ना होगा गिन के दे देना कि 1 2 3 4 7 8 हो जाएंगे, 8 नहीं है। क्यों नहीं 8 है? क्योंकि इसका सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर है, इसका भी 1/8 पार्ट अंदर है, बाकी तो बाहर है। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर यूनिट सेल में आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाए तो आप ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, तो अगर कॉर्नर पे एटम्स रखे हैं तो हर कॉर्नर पे रखा होगा, मतलब 8 कॉर्नर होंगे, तो चाहे जो कुछ कर लो उसका पार्टिसिपेशन तो 1 ही रहेगा। तो ए के लिए तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। लेकिन उसने कहा है कि जो बॉडी डायगोनल है उसमें 2-2 पार्टिकल है। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा? बॉडी डायगोनल ये होता है, ध्यान देना, देखो हमने क्या बताया था, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे आपको ये ऊपर वाला उठाए, ऊपर वाले से अंदर ही अंदर जाके यहां मिलेगा, एक डायगोनल हो गया। क्लियर? एक इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में मिलेगा, 2 हो गए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक इस वाले से जो है ये हमारे पास इस वाले से इस वाले में मिलेगा, नहीं समझ में तो आ रहा है? ठीक है, एक यहां से इस वाले कॉर्नर में मिलेगा, देखो एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? एक इस वाले कॉर्नर से, जो ये वाला कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर से यहां पे मिलेगा जाके, तो 2 हो गए। क्लियर नहीं क्लियर? यहां पे 2 हो गए, और उसके बाद ये वाला कॉर्नर बचा हुआ है ना, तो इस वाले कॉर्नर से भी 2 बन जाएंगे। तो टोटल जो बॉडी डायगोनल, अगर आपको ये जो हमने बताया इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये जान लीजिए कि जो बॉडी डायगोनल होते हैं
जो बॉडी डायगोनल होते हैं वो 4 होते हैं और हर एक उस पे जो है 2 पार्टिकल रखे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए 8। ध्यान देना, जो बॉडी सेंटर्ड होते हैं या बॉडी डायगोनल पे होंगे उनका पार्टिसिपेशन कंप्लीट होता है, फेस वाले का आधा होता है, कॉर्नर वाले का 1/8 होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो अगर टोटल नंबर आपसे पूछा जाए कितने एटम है, तो एक कॉर्नर पे है और 8 जो है बॉडी डायगोनल पे होंगे, तो टोटल मिला के 8 + 1 = 9 हो जाया करता है। क्लियर नहीं क्लियर? ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। चले बेटा इसे नोट कर लीजिए। आई थिंक सो आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी, पार्टिसिपेशन वाली बात। ठीक है, तो यहां पर Z की वैल्यू पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल पूछा जा रहा है, कितने एटम यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने एटम हैं। नॉर्मली हम कहते हैं हर कॉर्नर पे 8 हैं, हम ये कहते हैं हर कॉर्नर पे 8 हैं, लेकिन अगर उस यूनिट सेल में एटम गिने जाए तो वो 8 नहीं है, वो सिर्फ 1 होगा कॉर्नर की वजह से। और फेस की वजह से कितना होगा, पार्टिसिपेशन आधे का होता है, टोटल फेस 6 होते हैं, तो उससे कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 होगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि हमारे पास एक फेस सेंटर्ड यूनिट है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो कहोगे 4, एक कॉर्नर पे है और 3 कहां पर है, फेस पे। अगर आपसे ये पूछ जाए कि बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड में कितने पार्टिकल होते हैं, कितने एटम होते हैं, तो आप कहोगे 2, एक कॉर्नर पे होता है, एक बॉडी के अंदर रखा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए सिंपल या प्रिमिटिव सेल में कितना होता है, तो आप कहोगे सिर्फ एक पार्टिकल उस पूरे जो है क्रिस्टल में होता है। क्यों? क्योंकि 8 कॉर्नर तो सही हैं, लेकिन उसमें 8 पार्टिकल तो हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन 1/8 × 8 करके हम 1 निकाल के रखते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? और जो ये अभी सवाल कराया, इसमें सवाल को उसने थोड़ा ट्विस्ट किया है, उसने बॉडी पे नहीं रखा, उसने कहा बॉडी डायगोनल पे 2-2 हैं। तो हर बॉडी डायगोनल जो होता है वो उसके अंदर होता है, इसके अंदर होगा। देखो यहां से यहां तक जो ये जाएगा, यहां से अगर करोगे तो यहां से ये यहां जुड़ेगा जाके, ये इसके अंदर से होता हुआ, इस पे 2 रखे हुए, इस पे 2 रखे हुए। जब उसके अंदर होगा ना, जब वो उसके अंदर होगा तो उसका पार्टिसिपेशन भी पूरा ही होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एक सवाल और लिखिए फटाफट, लिखो। एटम A occupy corner and atom B occupy each face centered। अब इसमें सवाल बढ़िया बनेगा, इफ वन एटम मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर फाइंड आउट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फार्मूला चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, जरा समझिएगा इस बात को। आपको तो फेस सेंटर दिख रहा होगा, फेस सेंटर दिख रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, फेस सेंटर दिख रहा है। और ए जो है, ए कहां पर रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, ए कॉर्नर पे है। और हमारे पास जो बी है वो हमारे पास कहां पर है, फेस पे। आपको मालूम है जेड की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, 1 + 3 आया करती है। फेस सेंटर के लिए आपको इस बात के बारे में मालूम है। अच्छा, कॉर्नर के लिए चूंकि 1 है, कॉर्नर के लिए चूंकि वैल्यू 1 होती है, ये कॉर्नर के लिए होती है, ये फेस के लिए होती है, तो आप यहां से ए और बी 3 कर दीजिएगा। लेकिन सवाल में उसने एक इंटरेस्टिंग चीज और कर दी है, उसने कहा है कि जो कॉर्नर पे मॉलिक्यूल है उसमें से एक मॉलिक्यूल मिस है, एक मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब यहां पर कॉर्नर पे जो पार्टिसिपेशन है 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं 1 आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 1 इसलिए नहीं आएगा, जो कॉर्नर पे आप पार्टिकल कितने रह गए हैं, 7। ठीक है, पार्टिकल कितने रह गए बेटा, कॉर्नर पे कितने रह गए, 7 रह गए हैं। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर से जो आएगा पार्टिसिपेशन आएगा, देखो वहां पर टोटल पार्टिकल कितने थे, 8 थे, ठीक है, और यहां पर कितने पार्टिकल है, 7। तो यहां पर कॉर्नर कितने बेटा, कॉर्नर तो 8 है, लेकिन पार्टिसिपेशन जो आएगा वो 7 ही पार्टिकल का तो आएगा। भाई पार्टिकल 7 रह गए हैं, तो पार्टिसिपेशन तो कितने रहेगा, 7 ही पार्टिकल का रहेगा ना। क्लियर नहीं क्लियर? और यहां पर कितना आ गया बेटा, या सॉरी, एक पार्टिकल का पार्टिसिपेशन तो 1/8 ही रहेगा, एक पार्टिकल का पार्टिसिपेशन तो 1/8 रहेगा। चूंकि कॉर्नर 8 थे तो एक कॉर्नर पे एटम नहीं है, तो इसलिए 7 कॉर्नर रह गए। नहीं, कॉर्नर 7 नहीं रह गए, एक कॉर्नर से एटम हट गया, एक कॉर्नर से एटम हट गया। देखो 1/8 पार्टिकल पहले भी कॉर्नर पे पार्टिसिपेट करता था, अब भी करेगा। ठीक है, समझ लो, फिर समझ लो यार, कहीं से गड़बड़ ना करना, सवाल को अच्छे समझ लेना। भाई ये वाला अगर एक पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है तो ये 1/8 आ रहा है ना,
ये तो 1 बाई अपना 8 आ रहा है। हम कह रहे हैं यहां पर से एक जगह से मिस हो गया। देखो ये हमने 3D नहीं बनाया ना, इसलिए तुमको जो चार, ये 3 ऊपर है, इसके ऊपर भी 4 होंगे ऐसे, यहां पर ऐसे बना लो यार, फिर कहोगे एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल यहां पर, एक पार्टिकल, ये वाला मिस हो गया। ठीक, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्टिकल हो गए। बट एक पार्टिकल का पार्टिसिपेशन अभी भी उतना ही है, तो वो कितना है? 1/8। तो ये कितना आएगा? 7/8, 7/8। और फेस वाले का तो अभी भी उतना ही है भाई। फेस वाला जो है, जो फेस वाला है उसका तो अभी भी उतना ही होगा ना, 3 का। तो कॉर्नर वाला हो गया 7/8 और फेस वाला हो गया 3। तो यहां पर जो फार्मूला बना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए 7/8 और बी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को, ए और बी को दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 7 इंटू 8/8, और यह हो जाएगा बी 3 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो फार्मूला बन गया A7 और B24। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। तो अब इसका जो फार्मूला बना ये हो जाएगा A7B24। अच्छा सवाल को और चेंज करें, कहे कि एक नहीं हमारे 2 पार्टिकल हमने गायब कर दिए, तब क्या करोगे? फिर कुछ करोगे? तब ज्यादा आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जितने पार्टिकल यहां से मिस होते जाएंगे उतना तुम यहां पर माइनस करते चले जाना। भाई एक पार्टिकल मिस हुआ तो यहां पे 7 हो गया, अगर 2 पार्टिकल मिस होंगे तो यहां पे 6 हो जाएगा, अगर 3 पार्टिकल मिस हुए तो यहां पर 5 हो जाएगा, 4 पार्टिकल मिस हुए तो यहां पर 4 हो जाएगा, 5 पार्टिकल अगर मिस हुए तो 3 हो जाएगा, 6 पार्टिकल मिस हुए तो यहां पर 2 हो जाएगा, 7 पार्टिकल मिस हुए तो इसमें 1 बचेगा। बेसिकली यहां पर ए वाला जो होगा इसका एक जनरल फार्मूला लिख लो मिसिंग का। जो मिसिंग वाला होगा तो इतना सब नीट के एग्जाम में तो इतना सब नहीं करोगे ना, इसका एक जनरल फार्मूला लिख लेंगे कि हमारे पास ए वाला जो ऐसा सवाल आएगा मिसिंग वाला, फेस सेंटर्ड के लिए, हर जगह ना उठा के लगा देना, फेस सेंटर्ड के लिए बता रहे हैं। फेस सेंटर्ड में जो मिसिंग वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए कहोगे A8 माइनस मिसिंग जो हमारे पास जितना मिसिंग होगा, 8 माइनस मिसिंग जो है पार्टिकल, मिसिंग पार्टिकल या मिसिंग एटम, जो भी है, पार्टिकल लिखो या एटम लिखो, और बी के साथ हमेशा 24 ही लिखा रहने दो, बस काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक पार्टिकल मिस किया था फेस सेंटर्ड में, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? एक है तो यहां पर A7B24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो यहां पर A6B24 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए बेटा, इसको फटाफट नोट करिए। चलो बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं, और बेटा सवाल आपके सारे इसी से हो जाएंगे। ठीक है, अब रेडियस पर सवाल पूछ लिया जाता है। रेडियस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा? पूछा यह जाएगा कि हमारे पास एज लेंथ, एग्जाम्पल ले रहे हैं आप, देखो सवाल उसमें से उठाएंगे फिर वही टाइम लगेगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। उन्होंने कहा कि एक फेस सेंटर्ड हमारे पास जो है क्रिस्टल लैटिस है, फेस, और नाम बताएगा, फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में बहुत सवाल आते हैं और खासतौर पर फेस सेंटर्ड पे आते हैं। उसने कहा एक फेस सेंटर्ड हमारे पास जो है यूनिट सेल है, उसकी एज लेंथ जो है उसने बता दी, उसने कहा कि एज लेंथ उसकी जो है √2 है, नहीं एज लेंथ उसकी कहा 4 है, एग्जांपल लेते हैं, एज लेंथ उसकी 4 है ताकि कट पिट जाए। ठीक है, एज लेंथ उसकी 4 है। ठीक है, यूनिट वहां वो तुम्हें देगा, किस में देगा? पिकोमीटर में देगा ज्यादातर। ठीक है, जिस चीज में दे वहां पे सॉल्व करके निकाल देना। ठीक, हमने कहा एज लेंथ यहां पर 4 है उसकी, और उसमें जो है पार्टिकल है उसकी रेडियस क्या होगी? फेस सेंटर में बात कर रहा है, तो आपको फार्मूला मालूम है, R = √2/4 इंटू ए होता है, और ए की वैल्यू उसने एज लेंथ कितनी दे रखी? 4, तो यहाँ पे 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? R = √2 आ जाएगी। अब जो वैल्यू यहां दे रखी होगी, अब ये पिकोमीटर में देगा तो ये रेडियस पिकोमीटर में आएगी, ये मीटर में होगा तो ये मीटर में होगी, और ये किलोमीटर में देगा तो यहां पर आपको किलोमीटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ लो किलोमीटर कितना बड़ा जो है क्रिस्टल बनेगा जाके।
क्लियर नहीं क्लियर? तो इस तरीके से रेडियस के सवाल लग जाएंगे। अगर वो बॉडी सेंटर कहता हमसे कि हमारे पास एज लेंथ जो है 4 है और बॉडी सेंटर में हमारे पास पार्टिकल है, उस पार्टिकल की रेडियस बता दीजिए, जो बॉडी सेंटर में एटम रखा है या पार्टिकल रखा है उसकी अब रेडियस बता दिए, तो हम कहते हैं बॉडी सेंटर का हमें फार्मूला मालूम है, √3/4 है और इंटू ए होता है, वैल्यू रखेंगे ए की, तो यहां पे आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, यहां हमारे पास r इक्वल टू √3 आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? अगर वो हमसे ये कहे कि एज लेंथ इसकी 4 है और हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसमें उस पार्टिकल की रेडियस क्या होगी, तो हम कहेंगे ठीक है, उसका भी फार्मूला हमें याद है, r इक्वल टू a/2 होता है, ये हमारे पास 4/2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? इस तरीके से रेडियस पर सवाल बन जाएगा और आप सवाल लगा लीजिएगा। इजी सवाल आते हैं, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, बहुत इजी सवाल आते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? चले बेटा, यह आपकी रेडियस की कहानी हो गई खत्म। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, हेडिंग ही लगा लीजिए, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हार्ड स्फीयर। देखिएगा, आपसे यह पूछा जाए कि हमारे पास जो पार्टिकल्स में क्रिस्टल लैटिस में मौजूद हैं वो कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ध्यान देना, मान लिया हमारे पास ये है, ये पार्टिकल रखे हुए हैं, ठीक है, पार्टिकल रखे हुए हैं, तो हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज पैकिंग परसेंटेज, पैकिंग परसेंटेज, ठीक, मतलब कितना परसेंट वॉल्यूम इसका जो है इन पार्टिकल्स का इस क्रिस्टल के अंदर है। ठीक है, तो आपको उसके लिए इसका वॉल्यूम जानना पड़ेगा, वॉल्यूम स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम जानना पड़ेगा अपॉन इस पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इस पूरे क्यूब का। अगर परसेंटेज निकालना है तो आप निकालेंगे 100। क्लियर? अच्छा, देखिए फिर क्या होगा, आपको मालूम है एक स्फीयर का फार्मूला, एक स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। कोई भी स्फीयर हो उसके वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमको जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो मिल गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, इसकी एज कितनी है ए, तो चूंकि क्यूब है तो सारी एज बराबर होंगी, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा डॉक्टर साहब, ए क्यूब, मतलब ए की पावर 3। ठीक है, अच्छा, अब आपका एक ऑब्जेक्शन होगा, आप कहेंगे कि क्या सर हर जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है इसका पूरा वॉल्यूम उसके अंदर है, हम कहेंगे नहीं, पूरा वॉल्यूम तो नहीं उसके अंदर है। तो हमने बताया, क्योंकि अभी हमने वहां पहले बात की है ना, पार्टिसिपेशन की बात की है ना, तो हमने कहा कॉर्नर पे होगा तो 1/8 पार्टिसिपेट करेगा, फेस पे होगा तो 1/2 करेगा और बॉडी में होगा तो पूरा पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, तो वो सब निकालने के लिए हम सीधा जो हमने z निकाला है वहां पे z से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमको पैकिंग परसेंटेज निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब z अपॉन ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जिसमें r जो होगी वो स्फीयर जो एटम होगा उसकी रेडियस कहलाएगी और a जो होगा वो हमारे पास जो क्रिस्टल होगा, जो हमारे पास क्यूब होगा उसका वॉल्यूम होता है, और z तो आपको मालूम ही है क्या होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपको पैकिंग परसेंटेज कहीं निकालने को कहेगा, तो मान लिया उसने आपसे कहा कि बॉडी सेंटर्ड है, क्या बेटा, बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड में अगर वो निकालने का कहेगा तो आपको मालूम है उसमें z की वैल्यू 2 होती है और r की वैल्यू भी आपको मालूम है a के टर्म में, r की भी वैल्यू मालूम है a के टर्म में क्या होती है, √3/4 a होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो वहां से A3 हमारे पास, अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, चलिए हम इस पे सवाल करा ही देते हैं। हम कहते हैं व्हाट इज द पैकिंग परसेंटेज, इनटू 100 तो करना भूल ही गए, परसेंटेज अगर निकालना है तो इनटू 100 तो होगा ही होगा। ठीक है, समझे रहना। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, मान लिया अगर आपको सिंपल के लिए निकालना हो, किसके लिए निकालना हो,
सिंपल या प्रिमिटिव सेल के लिए, चलो बॉडी सेंटर के लिए निकालते हैं, हमें हिसाब से बॉडी सेंटर बहुत आसान रहेगा। देखो बॉडी सेंटर के लिए क्या होता है, फार्मूला ये है, हम ऊपर लिख रहे हैं बॉडी सेंटर के लिए 4/3 पाई। अब आर क्यूब क्या होगा, आर क्यूब क्या होगा, देखो आर क्यूब जो होगा वो आर की जगह में हम क्या रखेंगे बेटा, 4/r की जगह पे रखेगा √3/4 और a की पावर 3 हो जाएगा पूरा, यहां पर पावर 3 आ जाएगा ना, तो यहां पर a क्यूब हो जाएगा और इसकी भी पावर क्यूब में आ जाएगी, दोनों की अलग अलग हमने लिख दिया है, आप अच्छे से समझ जाइएगा। और इंटू जेड, बॉडी सेंटर के लिए जेड कितना होगा बेटा 2 हो जाता है, अपॉन में क्या करेंगे हम लोग a क्यूब लिखेंगे और इंटू 100 लिखेंगे। क्लियर नहीं क्लियर, तो यहां से a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाता है और यहां से हो जाएगा 4 दूनी 4 चुक्कू 16 चुक्कू 64 64 हो जाएगा। ये इस तरीके से निकालोगे, जब सब कुछ काट पीट के निकालोगे तो ये वैल्यू 68% आ जाया करती, कितनी आती है 68%। ठीक, अब इसके लिए जो पैकिंग परसेंटेज होता है फार्मूला आपको मालूम हो गया, लेकिन वहां एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, निकालना नहीं है। देखो अगर एग्जाम में फार्मूला पूछ देगा, कभी कभी होता है कि वो आपसे सिर्फ फार्मूला पूछेगा, पैकिंग परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में अगर वो बीसीसी का निकालने को कह देगा, बॉडी सेंटर का निकालने को कह देगा, फेस सेंटर का निकालने को कह देगा, सिंपल का निकालने को कह देगा, तो वहां आप निकालने मत बैठ जाना, वरना इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क ये कहता है कि हम कैलकुलेशन ना करके सीधे याद कर लें कि कितना पैकिंग परसेंटेज किसमें कितना आता है, क्योंकि वो तो डिफर कर ही नहीं सकता, रेडियस वो चेंज कर नहीं सकता। फार्मूले में क्या है, देखो रेडियस उसकी चेंज हो नहीं सकती, अगर रेडियस की वैल्यू अलग से दे, एज की वैल्यू अलग से दे, एच की वैल्यू एक्स दे, तब भी वही परसेंटेज आएगा। क्लियर नहीं क्लियर, वो तो रेशियो में आएगा ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो अगर हम देखा जाए तो डायमंड से लिखना शुरू करते हैं। डायमंड जो होता है उसकी पैकिंग परसेंट जो होती है 32, कितनी होती है बेटा 32, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमारे पास जो होता है, सिंपल उसकी जो होती है वो 52% होती है, ठीक है। जो सिंपल सेल होती है, सिंपल सेल, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल सेल के लिए, या उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। अगर आपको बॉडी सेंटर के लिए चाहिए, बॉडी सेंटर, ठीक है, उसके लिए होता है 68%, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास अच्छा एफसीसी आता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक अगर आया, एफसीसी आ जाए, या इसको बीसीसी भी बोलते हैं, एफसीसी को बीसीसी भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी सीसी, बीसीसी तो ये होगा बॉडी सेंटर, बीसीसी इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या इसको सीसीपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए जो परसेंटेज आता है वो 72% के आसपास आता है। कितना आता है बेटा 72 के 74 लिखो, उसमें 74 लिखो, 74% आता है। और सबसे लास्ट में आपका आता है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये अभी आगे आएगा बेटा, इसमें भी 74% के आसपास आता है, ठीक है। तो अगर आपको अरेंज करने को दे दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप ऐसे लिख सकते हो 10, याद करने के लिए 10 बीएफ। अब बीएफ का मतलब तुम लोग खुद सोचो, जिसको जैसे सोचना हो वो सोचो, बीएफ क्या होता है, और एच का मतलब है, ठीक है। तो 10 बीएफ है, इससे याद रहेगा कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है पैकिंग परसेंटेज आपको याद रहेगा 10 बीएफ है। 10 बीएफ है मतलब बहुत हुआ यार। अच्छा इसमें तो कुछ हम कह भी नहीं सकते, बीएफ का मतलब दोनों लोग निकाल सकते हो, फेमिनाइन जेंडर होगा वो अपने हिसाब से निकाल सकता है, मस्कुलाइन जेंडर हो वो अपने हिसाब से निकाल सकता है, बट जो आजकल थर्ड जेंडर आ रहा है उसका फॉर्मूला नहीं बैठेगा यहाँ पर। कल्चर वो अपना इंडिया में है कहाँ, वो तो अमेरिकन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर। चलो भैया अब तो लीगल हो गया, कोई शिकायत विकायत मत कर देना, जाके पता लगा किसी ने शिकायत कर दी जाके साकिब सर कुछ उल्टा सीधा तो हमने कुछ कहा नहीं, इन्होंने तो जो बस ऐसे ही कह दिया, आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। चले हेडिंग लगा दें वॉइड्स, वॉइड्स और होल, वॉइड्स और होल, वॉइड्स और होल। देखो
वॉइड्स क्या होते हैं? देखो होता क्या है, जब हम इस तरीके से ये लेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने एक पार्टिकल ये रखा, ऐसी ऐसी भी रख देते हैं, ठीक है, देखो इससे एक और लेयर चली गई, ठीक। अब ध्यान देना, ये हमारे पास 2D स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बोर्ड पे बना हुआ है, ठीक है, सॉरी 1D है, ये हमारे पास एक 1D है, फिर इसके आगे हम जो लेयर लगाएंगे तो ये फिर 2D हो जाएगा, ठीक। एक लेयर है, सिंपल लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट ऊपर हम एक और जब लेयर रखेंगे तो पार्टिकल हमारा ये जो हमको ये खाली स्थान दिखाई जा रहा है, ये रिक्त स्थान जो दिख रहा है, ये वॉइड, इसको बोलते हैं वॉइड। इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये पार्टिकल यहां कहीं पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, तो उसके अंदर एक स्पेस बन जाता है, उसको बोलते हैं वॉइड्स या होल, ठीक है। कभी जो बॉल्स होती हैं, बॉल्स जो उसकी जो टेनिस बॉल होती हैं, उनको उठाओ और जब उनको अरेंज करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वॉइड्स कहाँ पे होते हैं। जब गोल गोल गेंद ऐसे एक बार लगा दो, मतलब बहुत सारी लानी पड़ेगी, उसके ऊपर जब रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वॉइड्स कहाँ पे होता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो इसको बोलते हैं वॉइड्स, ठीक। अगर हमारे पास 4 एटम से ये सराउंडेड है तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, 4 एटम से। और अगर यही हमारे पास 3 एटम से सराउंडेड, देखो ये हमारे पास एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर इस तरीके से एक हो जाएगा, फिर एक इस तरीके से हो जाएगा, और फिर हमारे पास एक पार्टिकल इस तरीके से आ जाता है। उसके अंदर जो छह एटम से, जो 6 मॉलिक्यूल से घिरा हुआ हो वॉइड, उसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। जो हमारे पास सिर्फ 4 एटम से घिरा होता है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, और जो 6 से घिरा होता है उसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टा। चाहो तो इसमें 2 लाइनें तुम लिख लो, अगर लिखना चाहो, क्योंकि भूल ना जाना, इसमें लिख ले, इसलिए हम लिखा दे रहे हैं। लिखो, टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर, 4 स्फीयर, ठीक है, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 4, सॉरी ऐसे लिखिए, ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, डबल ट्रायंगुलर वॉइड्स। चूंकि 6 एटम है, 6 मॉलिक्यूल हैं, तो इसको बोलते हैं, अब इमेजिन मत करो, इमेजिन करते करते तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा और नेक्स्ट एग्जाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन मत करो, जितना बता रहे हैं वो करो। आपको सिर्फ ये जानना है कि जो हमारे पास 4 एटम से घिरा होता है वो एक ट्रायंगुलर होता है, एक ट्रायंगुलर वॉइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर हमारे पास 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लिखिए पॉइंट, इस बात को लिखिए, डबल ट्रायंगुलर वॉइड्स सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, 6 स्फीयर से, बस इतनी बात आपको जाननी है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, जरा समझिएगा, थोड़ी बात समझिएगा। वॉइड का मतलब क्या हो गया? स्पेस, खाली जगह। वॉइड का मतलब हो गया स्पेस, खाली जगह, ठीक। अगर हम तुमसे ये कहें कि हमारे पास पैकिंग जो हम कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, उसमें टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है। क्लोज पैकिंग मतलब ये जो ये गिन रहे हैं 1 2 3 जो गिन रहे हैं, इसमें टोटल नंबर जो है वो कितने हैं? n है। क्लोज पैकिंग जो कर रहे हैं, लिखिए इस पॉइंट को, इफ नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, जो क्लोज पैकिंग कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एटम अगर n है तो वॉइड्स कितने होंगे? तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो 2 इंटू n के बराबर होते हैं, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो n के बराबर होते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि हमारे पास जो होता है, जो क्लोज पैकिंग है उसमें 10 पार्टिकल है या 10 एटम है, तो उसमें वॉइड कितने होंगे? तो आपका सवाल ये होना चाहिए, सर कौन से वॉइड? हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड बता दो कितने होंगे। तुम
कहोगे अगर 10 एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 20 होंगे। अगर हम कहें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बन सकते हैं, तुम कहोगे अगर 10 पार्टिकल हैं तो 10 ही ऑक्टाहेड्रल होंगे। क्लियर नहीं क्लियर? जो कम वाला होता है वो डबल हो जाता है, जो टेट्राहेड्रल वाला होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डबल होता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया, ये याद रखिए, अभी सवाल इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया कराते हैं और बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं इस पे। क्लियर? चलिए लिखिए, इसको लिख लिया, बहुत बढ़िया। ये यहां तक लिख लिया होगा इसको अच्छे तरीके से, ठीक, कोई बात नहीं, सब कुछ चंगा सी, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें लिखिए इफ आर इज अ रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, इन क्लोज पैकिंग, अगर आर जो है रेडियस है, यहां पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल है। आप लोग ऐसे लिखते चलेंगे, एक ही जगह पे सब समेट के लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। हम अलग अलग पढ़ा जरूर हैं, आप एकदम समराइज करके चलिए, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, ठीक। अगर हमारे पास जो पैकिंग एटम की कर रहे हैं उसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर लिखो, उसकी रेडियस आर है, जो हम जिसकी पैकिंग, जिन आइटम की पैकिंग कर रहे हैं उसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में, इसमें लिखिए क्या पॉइंट था, आर, हाँ, आर इज रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग में जो है वो रेडियस है। तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ एटम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल इधर लिखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसमें क्या रेडियस होगी, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें पार्टिकल की रेडियस क्या होगी, जो उसमें रखा जा सकता है, वो होगा 0.414 इंटू कैपिटल आर। फिर ध्यान देना अच्छे तरीके से समझ लेना। हम क्लोज पैकिंग कर रहे हैं, क्लोज पैकिंग मतलब पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, अगर पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं तो बीच में वॉइड बन रहा है। हम कह रहे हैं जो पार्टिकल हम लगा रहे हैं उसकी रेडियस आर है, जो पार्टिकल हम अरेंज कर रहे हैं उसकी रेडियस आर है। फिर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जो हमने पार्टिकल को अरेंज किया तो उसमें वॉइड जो बना वो ऑक्टाहेड्रल बना, तो ऑक्टाहेड्रल में अगर कोई हम एटम रख दें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बना वो खाली जगह बनी जो रिक्त स्थान बना, उसमें कोई अगर एटम रखें तो उसकी रेडियस क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर कोई रखा हुआ है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, वो जितनी रेडियस उस एटम की होगी उसके 0.414 इंटू आर के बराबर होगी। मतलब उसका जो है जो 0.414 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगी, कैपिटल आर मतलब क्या है, उस एटम की रेडियस जिसकी पैकिंग की गई है। और जो ये हमने रेडियस निकाली ये किसकी है, अगर उस वॉइड में एटम रख दिया जाए तो उसकी रेडियस कितनी होगी, इतनी के बराबर हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसमें किसके बराबर आ जाएगी, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो आएगा एटम, उसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है, उसकी रेडियस जो होगी, रेडियस RADIUS रेडियस, ठीक है, अभी उसमें लैंग्वेज में लिखाई दे रहे हैं, ठीक है, परेशान मत होना। उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो 0.225 इंटू आर के बराबर हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल में 0.414 के बराबर होगी, उसमें कितनी होगी, 0.225। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, लिखो बेटा, इसमें लिख लो, ऑक्टाहेड्रल में लिख लो, इसको लिख लो, रेडियस ऑफ एटम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू दिस, और उसमें लिख लिए बेटा, उस वाले में लिख लिए, रेडियस ऑफ एटम इन टेट्राहेड्रल वॉइड इज दिस, ठीक है, ये आपने लिख लिया, फार्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब एक बात समझिएगा, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल अभी थोड़ा खत्म करते हैं। अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड में कैटायन होता है और एनायन होता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव होता है, उसे कैटायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक। तो ध्यान देना, एनायन जो होगा वो हमेशा क्लोज्ड पैकिंग करेगा, क्लोज्ड पैकिंग करता है। एनायन जो होता है वो हमेशा
क्लोज्ड पैकिंग करता है, जबकि हमारे पास जो कैटायन होता है, एनायन हमेशा क्लोज्ड पैकिंग करता है, जबकि हमारे पास जो कैटायन होता है वो हमारे पास वॉइड में होता है, वो वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई वॉइड। ठीक है, जो हमारे पास कैटायन होता है वो वॉइड में जाता है, वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, जबकि हमारे पास एनायन जो होता है वो क्लोज्ड पैकिंग करता है। ध्यान समझ रहा है, समझ में आ रहा है? जो रिक्त स्थानें होती है उसको कौन भरता है? कैटायन भरता है, और जो पर्टिकुलर जो पैकिंग होती है वो कौन कराता है? हमारे पास एनायन कराता है। ध्यान देना, एनायन हमारे पास पैकिंग कराता है और कैटायन हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति कराता है। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? चले, इसमें पॉइंट चाहे लिखना चाहे लिख ले, लिखना चाहे लिख ले। इन एनायनिक क्रिस्टल जनरली इन आयोनिक क्रिस्टल generally anion forms closed packing and cation occupy voids। cation जो होता है बेटा वो voids को ऑक्यूपाई करता है। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो बच्चा। अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NaCl की बात करें, NaCl की बात करें, जो NaCl होता है इसमें हमारे पास इन जो Cl होता है वो क्लोज्ड पैकिंग कराता है। जो ये होता है ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, ध्यान देना ये ऑक्टाहेड्रल में जाता है, ऑक्टाहेड्रल, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं और यही एग्जाम्पल एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। ध्यान देना, Na+ कहां होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, अभी आगे लिखाएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो वो होता है ZnS। क्या रहते हैं बेटा? ZnS। ठीक है, ये -2 होता है, ये +2 होता है, ये हमारे पास क्लोज पैकिंग कराता है, और ये हमारे पास किसमें जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई है कि हमारे पास जो एनायन होता है वो वाइड में जाता है, एनायन जो होता है वो क्लोज पैकिंग कराता है, कैटायन जो होता है वो वाइड में जाता है। अब इसके सवाल लगवाते हैं, और बहुत आसान सवाल होते हैं, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस साइड में हम कुछ चीजें लिख रहे हैं। अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, कैसा? टेट्रा, तो उसके एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो उसके लिए फार्मूला है 2n2n। n का मतलब जो होता है वो हमारे पास जो क्लोज पैकिंग कराते हैं एटम, जो क्लोज पैकिंग एटम कराते हैं वो n होते हैं। ठीक, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो वॉइड होते हैं उसका फार्मूला n के बराबर होता है। उसका फार्मूला किसके बराबर होता है बेटा? n के बराबर होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, ये दो बातें आप लोग समझ गए, बहुत बढ़िया बात है। पहला सवाल लिखिए, फर्स्ट सवाल लिखो, लिखो, एटम ऑफ B फॉर्म HCP, एटम ऑफ B फॉर्म HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इससे कोई मतलब नहीं सवाल में, ठीक है? लिखिए, आप सवाल लिखिए। एंड एटम A ऑक्यूपाई 2/3 of tetrahedral void, find out formula of compound। ठीक है, उसने हमसे यह कहा कि B जो है वो क्लोज्ड पैकिंग कराता है, क्लोज्ड पैकिंग, ठीक, और जो A है वो हमारे पास वॉइड में है। किसमें है बेटा? वॉइड में, वाइड में। क्लियर नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलो, ये क्लोज पैकिंग कराता है, ये हमारे पास वाइड में, तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग ऊपर नीचे चलती है। क्लोज पैकिंग होती है, ये बी क्लोज पैकिंग करा रहा है, ए हमारे पास वाइड में। तो अगर जनरली हम आपसे सवाल पूछे कि इसमें कौन कैटायन है कौन एनायन, आप बता सकते हो? तो आपको मालूम है जो एनायन होता है वो क्या कराता है? क्लोज पैकिंग कराता है। जो कैटायन होता है वो कहां जाता है? वो वॉइड्स में जाता है। तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, हालांकि इससे अभी कोई मतलब नहीं, बट आपको जानना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, अब हमसे सवाल में और क्या बताया है? और उसने कहा है कि ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड।
जो इसका फ्रैक्शन है, ए का फ्रैक्शन है वो कितना है, जो ए का फ्रैक्शन है वो कितना है 2/3, 2/3, 2/3, ठीक है। ए का फ्रैक्शन है वो कितना है बेटा 2/3, ठीक है। अच्छा, अब हमको नंबर ऑफ एटम बी भी नहीं मालूम, नंबर ऑफ एटम ए भी नहीं मालूम, ठीक है। अगर हमको नंबर ऑफ एटम बी मालूम हो जाए, ए मालूम हो जाए, तो फार्मूला ही ना बन जाए हमारा। तो हम लोग जो हमारे पास क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, ध्यान देना, जो हमारे पास क्लोज्ड पैक होते हैं उसे एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास जो क्लोज्ड पैकिंग बी है, जो हमारे पास क्लोज्ड पैक बी है, क्लोज्ड पैकिंग एटम जो हमारे पास बी वाले हैं वही तो हैं, उसको हम मानते हैं 1, मान लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोग मानते, हमने बी को मान लिया, बी तो हमारे पास 1 आ गया, तो ए कितना होगा, ए कितना होगा, ठीक है। अब ए जो होता है वो होता है नंबर ऑफ वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स, जो वॉइड जो हमारे पास ए जो है वॉइड में है ना, मतलब ए जो है वो वॉइड नहीं है, ए वॉइड के अंदर है, ए इन वॉइड। लिख लो भैया, नहीं तो बहुत धूर्त धूर्त बच्चे बैठे हैं, वो कहेंगे ये क्या करा दिया। तो ए जो है उसका वो कितने पार्टिकल होंगे, वो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ वॉइड इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक। सवाल में उसने पहले ही हमको बता दिया है कि ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है बेटा, वो होता है कैपिटल 2 इंटू कैपिटल एन और इंटू हमारे पास फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमको दे रखा है 2/3, दिस इज 2/3 हो गया। क्लियर नहीं क्लियर? अब हमको नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक एटम चाहिए, नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक, ध्यान देना कैपिटल एन क्या है, क्लोज्ड पैक्ड एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड एटम। तो क्लोज्ड पैक्ड कौन है, बी, और बी को माना है 1, तो माना है ना, तो ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू 2/3, दैट इज ये हो जाएगा 4/3। क्लियर नहीं क्लियर? अब हमारे पास जो फार्मूला बना, तो हमारे पास ए कितना है डॉक्टर साहब, ए हमारे पास हो जाएगा 4/3, 4/3, और बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका अगर फ्रैक्शन हटाना है, जो फ्रैक्शन होता है उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो फ्रैक्शन होगा उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। जो फ्रैक्शन आता है, जो भी एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मालूम है, या आप 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला जो बनेगा A4, अभी हमने पहले करके दिखाया था, वही काम कर रहे हैं। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ दोनों जगह पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, काम बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ A4 बचेगा और ये हमारे पास B3 बचेगा। तो इसका फार्मूला A4B3 हो जाया करता है। एनी डाउट? नो, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 2 लिखिए, सवाल नंबर 2 लिखिए, सवाल नंबर 2 लिखिए, इसमें लिखिए अ कंपाउंड हैज सीसीपी स्ट्रक्चर, सीसीपी स्ट्रक्चर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वॉइड, टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.0, total number of void in 0.5 mole of it, total number of void। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ void पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ void पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल अगर पूछता है तो वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों पूछ रहा है, इसका मतलब। तो अगर हमारे पास टोटल पार्टिकल कितना है जो टोटल क्लोज पैक कर रहा है, देखो उसने सवाल में ये बोला है, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, उसने कहा कंपाउंड है सीसीपी स्ट्रक्चर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ इट, मतलब जो पार्टिकल है वो कितना है 0.5 मोल, मतलब जो कैपिटल एन की वैल्यू है, जो कैपिटल एन की वैल्यू है वो 0.5 मोल है, ठीक है। क्लियर नहीं क्लियर? तो हमारे पास टेट्राहेड्रल कितना बनेगा, टेट्रा वाला कितना बनेगा, आपको मालूम है 2 इंटू कैपिटल एन होता है, तो 2 इंटू 0.5 करेंगे, दैट इज ये आ जाएगा 1। और अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ये कितना आएगा 0.5 के बराबर, एन के बराबर ही आएगा, तो वो 0.5 आएगा। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे डॉक्टर साहब तो ये 1.5 आ जाया करता है। लेकिन सवाल में जो ऑप्शन दे रखा है उसने हमसे ये नहीं पूछ रखता कि इतने मोल वॉइड बताओ, सवाल बदल सकता है, देखो मोल को मिला सकते हैं हम इसमें से, ठीक है, उल्टा सवाल ही पूछ सकते हैं,
क्लियर नहीं क्लियर? उसने सवाल में तुमसे नंबर ऑफ वॉइड पूछा है। आप बताओ, नंबर और मोल का कोई कनेक्शन आपको पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। हमने बताया था कि स्मॉल एन मोल इज इक्वल टू क्या होता है, NO अपॉन Na होता है अवोगाड्रो नंबर। तो आपको अगर NO चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो NO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 मोल हमने निकाल रखा है। और Na कितना होता है, 6 इंटू 10⁻23 कर देंगे। अब कुछ बच्चे ज्ञान मत देने लगना कि 6.02 होता है या 023 होता है, इतना ही होता है, तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसका 1.5 गुना का मतलब कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻23। ठीक है, 1.5 गुना अगर किसी का निकालना हो तो उसका आधा करके उसी में जोड़ डालो। नहीं समझे? सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स ट्रिक्स हैं। जब हमने तुमको पढ़ाया था फिजिकल केमिस्ट्री, तो हमने इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये सारे कैलकुलेशन बताए थे। अगर किसी का 1.5 गुना निकालना हो तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 50 का 1.5 गुना निकालना हो तो उसको मतलब उसमें ऐसा ना कहिए कि उसको मल्टीप्लाई करिएगा, जल्दी से कर लेते कोई बात नहीं। 15 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको फटाक से हो जाएगा। जिसको नहीं आता है टेबल, 15 1 जा 15, 15 2 जा कर रहा है, उसके लिए ये है कि जो भी आपके पास जिससे मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से या 1.5, 15 से नहीं 1.5 से, तो क्या करेंगे, उसका आधा करके उसी में जोड़ डालेंगे। अगर 1.5 इंटू 50 कर दें तो 50 का आधा 25, 25 50 में जोड़ो 75 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहां पर इसको हमको करना था, इसको हमको मल्टीप्लाई करना था, 1.5 को 6 का मल्टीप्लाई करना था, 6 का आधा 3 आएगा, और 3 को 6 ही में जोड़ा तो 9 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपको समझ आ रहा है, आप बहुत समझदार बच्चे हो गए हो। ये सवाल लगाइए तो जाने, अरे भैया ये करके दिखाओ तो जानू। वाइट्स पढ़ रहे हैं, वाइट्स लिखिएगा 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 लिखिएगा। ऑक्साइड O-2 ऐसे लिख लीजिएगा, ऑक्साइड O-2, ऑक्साइड O-2, O-2 ions are arranged in CCP, ions are arranged in CCP। अब आपको मालूम चल गया, ये अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्लोज पैकिंग यही करा रहा होगा। पैकिंग कौन करा रहा होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और लिखिए उसमें 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल voids are 1/6 of tetrahedral voids are occupied cation A and 1/2 octahedral voids are occupied by cation B. Find out molecular formula. अच्छा, उसको 1/2 ना करो, 1/3 कर दो। 1/3 octahedral voids आर ऑक्यूपाइड बाई कटाइन बी, 1/3। ठीक है, सवाल को समझने का कष्ट करें। देखो, उसने कहा कि हमारे पास एक कटाइन ए है, एक कटाइन बी है। अब कैसा कटाइन है मैं नहीं मालूम, +2 +3, अच्छा +1 वाले ही होंगे, जाहिर सी बात है +1 वाले में। क्यों? क्योंकि उसमें निगेटिव O- है, तो O- है तो दोनों ही +1 वाले होंगे। क्लियर निकला, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमारे पास -2 है तो बैलेंस करने के लिए +1 हो गई होगा। ठीक है, एज सिंपल एज जलेबी। ठीक है, चले, तो हमको ये तो मालूम चल गया कि ये ससुरा क्लोज पैकिंग कराएगा, मतलब जो क्लोज पैकिंग होती है वो यही कराएगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास B वाला होता है, B- वाला, ये वाला कटायन होता है, और A वाला कटायन है, ये हमसे कह रहा है कि ये हमारे पास टेट्राहेड्रल में है। किसमें है? टेट्रा में है। और ये हमारे पास किसमें है? ऑक्टाहेड्रल में। इसका फ्रैक्शन जो है 1/3 दे रखा है, इसका फ्रैक्शन जो है 1/6 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि सवाल में ये पूछ रहा है कि हमको इसका फॉर्मूला बना के बता दो। ठीक है, बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ये बताओ कि हमारे पास ना हमको O मालूम है, ना हमको A मालूम है, ना हमको B मालूम है। तो हम जो क्लोज पैकिंग कराते हैं, जिसकी क्लोज पैकिंग कराते हैं, उसको हम लोग अज्यूम करते हैं, और जो वॉइड वाले होते हैं उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यही तो अभी करके आया था। जो क्लोज पैकिंग करा रहा था उसको हम लोग मान लेते थे, और जो क्लोज पैकिंग कराता है उसी को हम लोग कैपिटल N कहते हैं, वो हम लोग अज्यूम करते हैं। लेट अस अज्यूम इट इज 1। ये हमारे पास 1 हो गया। तो हमारे पास A कितना होगा? सिंपल है, देखो हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। अब आप 1 को 2 सवाल करा चुके हैं ना, अब आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो रहेगी। ए हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड वाला है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा? 2n इंटू फ्रैक्शन।
और फ्रैक्शन कितना है 1/6। अच्छा यहां पर n की वैल्यू 1 ली है तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अच्छा बी की बात करें, बी की बात करेंगे तो हमारे पास इसके पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो n के बराबर होता है, n2 1/3, 1/3 इसका फ्रैक्शन, तो n की वैल्यू 1 है, यहां पर भी 1 है, ये भी आ गया 1/3। ठीक है, तो डॉक्टर साहब फार्मूला जो हमारे पास बना वो हमारे पास a/3 b/3 और O1 बना। ठीक है, अब चूंकि फ्रैक्शन है इसे खत्म करना है, तो हम लोग करते क्या, देखो सेम फ्रैक्शन आ रहा है ना, तो हम यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो जो काम करेंगे पूरे के साथ करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे से करेंगे। ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है, जो एलसीएम आता है, उसी से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है? देखो ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 3 है ये, तो इसका फार्मूला हो जाएगा AbO3। AbO3 नोट कर लिया। चले इसका रिवर्स सवाल पूछ दिया जाए, इसका रिवर्स सवाल पूछ दिया जाए, समझो। नोट हो गया होगा, आई थिंक इसका नोट हो गया होगा, बहुत बढ़िया। इसका रिवर्स सवाल हमसे पूछ दिया जाए, हमसे कहा जाए कि इसका फ्रैक्शन, कहा जाए कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है AbO3। AbO3 सवाल समझ लेना, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल AbO3 है, AbO3 है, और हमसे यह पूछ दिया जाए कि इसमें A और B का कितना फ्रैक्शन होगा। दो सवाल बन सकते हैं, ए और बी का वॉइड में जो होगा फ्रैक्शन, वो मुझे बताएगा कि ए हमारे पास ए हमको बताएगा ए हमारे पास टेट्राहेड्रल में है, बी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, ये बताएगा सवाल में। सवाल में हमको ये बताएगा कि ए हमारे पास टेट्राहेड्रल में है और बी हमारे पास जो है वो ऑक्टाहेड्रल में है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आपको क्लोज पैकिंग बताएगा कि ऑक्सीजन की क्लोज पैकिंग है, नहीं बताएगा तब भी आपको समझ में आएगा किसकी क्लोज पैकिंग है। अगर ABC करके दे रहा है तो आपको क्लोज पैकिंग करके बताएगा कि इसकी क्लोज पैकिंग है। क्लियर नहीं क्लियर, बात समझ में आ रही है? अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। इसमें क्लोज पैकिंग जो किसकी है वो ऑक्सीजन की करा रहा है, सवाल में लिख के देगा कि क्लोज पैकिंग ऑक्सीजन की। ठीक, उसके बाद वो तुमसे पूछेगा कि हमारे पास जो ए है जो टेट्राहेड्रल वॉइड में है उसका फ्रैक्शन बता दो, जो बी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड में उसका फ्रैक्शन बताओ। ठीक है, अब हमको नहीं मालूम कि ए कितना है बी कितना है, इसका फ्रैक्शन कितना है, या वो हमसे इसका परसेंटेज पूछ सकता है, हमसे कहेगा कि ए का परसेंटेज कितना है, बी का परसेंटेज कितना है। अच्छा फ्रैक्शन और परसेंटेज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, फ्रैक्शन जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे फ्रैक्शन पूछे चाहे परसेंटेज पूछे, हमको कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, हमको ये मालूम होना चाहिए कैपिटल N, मतलब जो क्लोज पैकिंग करा रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो हमको यहां पर दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो क्लोज पैकिंग करा रहा है जो कि कैपिटल N होता है। देखो जो क्लोज पैकिंग कराता है वही हमारे पास क्या होता है, N होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू यहां पर हमको कितनी दिख रही है, 3। यहां फार्मूले में देख के करेंगे, उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है, 3। तो ए हमारे पास कितना हो जाएगा, ए डॉक्टर साहब हमारे पास होता है वॉइड, ध्यान नहीं ध्यान है, ए हमारे पास होता है वॉइड इनटू फ्रैक्शन, यही तो होता है, फार्मूला तो यही होता है। और ए कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल का मतलब कितना, 2 इंटू एन इंटू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन तो हमें निकालना ही है। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शन हमें निकालना है, ए हमको मालूम है, ए कितना है 1, यहां से देखोगे ओ हमारे पास 3 है, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और एन की वैल्यू कितनी है वहां पर से देखो 3, तो 3 2 6, ये नीचे आएगा तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा डॉक्टर साहब, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आया 1/6। तो ए का फ्रैक्शन तो 1/6 आया। अब बी का फ्रैक्शन निकालेंगे तो बी इंटू कैपिटल एन इंटू फ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, और b यहां से फार्मूले में कितना दे रखा है 1, तो b की जगह पे हम 1 रख देते हैं और n की जगह पे 3 रख देते हैं और फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/3। देखो वही आया कि नहीं आया जो पहले वाले सवाल में था। देखो a का फ्रैक्शन 1/6 था नहीं था और b का फ्रैक्शन 1/3 था नहीं था। अच्छा अगर एक बात तुमसे पूछा जाए उसकी परसेंटेज पूछ दी जाए तो आप क्या करेंगे, ये 1/6 फ्रैक्शन आया, इसको सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर इसकी परसेंटेज आ जाएगी, और इसको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी इसकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर, तो सवाल समझ में आ गया। अगर फार्मूला दे तो उससे आप फ्रैक्शन या परसेंटेज निकाल सकते हैं वॉइड की, और हमारे पास अगर आपको
वॉइड का फ्रैक्शन दे तो उससे आप फार्मूला भी बना सकते हो। क्लियर? कोई डाउट नहीं? बात समझ में आई? चले बेटा नोट करें फटाफट इसको। चले लिखे, दो तीन चीजें फटाफट लिख लें जल्दी जल्दी। इसको नोट कर लिया? नोट करने के बाद लिखिए बेटा। देखो रेडियस ऑफ कटायन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रेडियस ऑफ कटायन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 0.414 इंटू Ni, ये हम बता चुके हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अगर एटम की रेडियस कैपिटल आर है तो जो हमारे पास वॉइड में एटम होगा उसकी जो उसकी रेडियस हमने बताई थी, ऑक्टाहेड्रल बताई थी, नहीं बताई थी, थोड़ी देर पहले बताई थी। तो यहां पर जो आपको, अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो हमारे पास जो निगेटिव वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो क्रिस्टल लैटिस बनाएगा, वो पैकिंग करेगा। और जो वॉइड वाला एटम होगा वो कौन सा होगा? कैटायन होगा। ठीक है, तो इसलिए कैटायन की रेडियस जो होगी वो 0.414 इंटू एनायन की रेडियस के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर हम बता चुके हैं। ऐसे टेट्राहेड्रल जो होगा उसकी 0.25 इंटू आर माइनस हो जाएगी। क्लियर? चलिए बेटा इसको आज यहां तक रोकते हैं। इसका थर्ड लेक्चर कल आ जाएगा आपका, और कल जो है इसको कंप्लीट करा देंगे। जितने सवाल बन सकते हैं वो हम कराए दे रहे हैं इसमें। ठीक है, आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो। जितना पढ़ा रहे हैं सवाल इसी में से बनेगा, यकीन करें, बिलीव करें, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, पी ब्लॉक हम करा चुके हैं, बार बार हम कह रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी लेक्चर अपडेटेड नहीं हो पा रहे हैं। हमने सारे लेक्चर करा दिए हैं पी ब्लॉक के। अगर अनफॉर्चुनेटली वो लेक्चर नहीं अपलोड हो पा रहे हैं होंगे तो फिर हम सितंबर में जो है मतलब 1 या 2 सितंबर से, 2 सितंबर से हम वो लेक्चर फिर से पी ब्लॉक करा देंगे। ठीक है आपका, बाकी आपकी इनऑर्गेनिक पूरी हो चुकी थी। फिजिकल के 2 चैप्टर बचे हैं, एक हमारे पास ये सॉलिड स्टेट और एक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो भी आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी संडे वनडे करा देंगे, संडे कराएंगे, संडे मंडे कराएंगे। उसके बाद अगर पी ब्लॉक अपलोड नहीं हुए, उसने हमसे सितंबर तक का टाइम लिया था, अगर सितंबर के 1-2 दिन में नहीं आ रहे हैं पी ब्लॉक तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम उसे फिर से पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, आप टेंशन ना लें। ठीक है, और जो भी जो है किसी को दिक्कत आ रही है वो हमसे पूछ सकता है बेटा, लेकिन थोड़ा सा हम बिजी रह रहे हैं आजकल, क्योंकि 7, साढ़े 7, 8 बजे तक हमको कोचिंग से वापसी हो रही है, क्योंकि बुकलेट का काम तेजी से चल रहा है, तो उस वजह से हमको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से हम जो सवाल के जवाब हैं तो वो हम सवाल तो देख लेते हैं। ठीक है, पता लगा कोई हमारे पास बैठा हुआ है तो हम माइक खोल के उसमें आपको रिकॉर्ड करें, अच्छा थोड़ा नहीं लगता है। एक्चुअल में बच्चों को ये लगता है कि सर हमको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम कहीं बैठे होते हैं, कुछ करने होते हैं, या कभी कुछ लिख के आपको समझाना हो तो उसमें टाइम लगता है, या हम किसी से बात कर रहे हैं, हमने देख लिया, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया, हमने देख लिया। तो आप अगर मान लिया हम भूल भी जाए, हम कोई सवाल आपको नहीं बता पा रहे तो बाद में हमें रिमाइंड कर दे तो हमको बता देंगे। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन सवाल हम सबके देर सवेर बता देते हैं, जो भी होता है, जो इंस्टेंट बताना होता है फटाफट बता देते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगना होता है उसको थोड़ा सा रुक के बता देते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन सवाल हम बता देते हैं। और जैसे अब कोचिंग में बैठे हैं, अब कोई बंदा आया हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, एडमिशन टाइम चल ही रहा है, आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे एडमिशन हो भी रहे हैं, तो उस टाइम कोई आ जाता है, या किसी टीचर के साथ बैठे हुए हैं या टाइपिंग करवा रहे हैं, उस टाइम पे कुछ आपका मैसेज आ रहा है या आपका सवाल आ रहा है, तो उसको ये ना समझे कि हमारी आदत है कि हम सीन ज़रूर करते हैं, तो उसको ये ना समझे कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। उसको मतलब ये समझे कि मेरे पास वक्त नहीं, वक्त होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। क्लियर नहीं क्लियर? बताने में हमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।